Hello, my dear friends. Welcome to my new lecture on Section 9 of Hindu Marriage Act. Conjugal rights, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना। जब आपकी मैरिज होती है और किसी कारणवश पति पत्नी अर्थात स्पाउस के बीच में कोई खटपट हो जाता है और एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 आपको अधिकार देता है कि आप कोर्ट का सहारा ले और अपने दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापना करें। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके इसेंशियल्स क्या हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9 क्या है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को बजा दें और अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है, ये है सेक्शन 9। अब आप समझ सकते हो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट मतलब आपके अधिकारों का, दाम्पत्य अधिकारों का रिस्टोर करना। तो इसका सिंपल मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो मीनिंग अगर इसकी बात करें तो बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है, बस सिंपल सी इसकी मीनिंग है रीस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस और आप इसको कह सकते हैं मैरिटल ड्यूटीज, ठीक है। तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, और अगर ये मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं हो रही है तो वैसी स्थिति में आप रिस्टोरेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं कोर्ट में। अभी मैं बताऊंगा कि मैरिटल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मैरिज क्या है। मैरिज का सिंपल मीनिंग यह है कि मैरिज इज ए लीगल कनेक्शन टू हैव सेक्स एंड रिप्रोड्यूस चाइल्ड। एक्चुअल में देखो क्या है कि हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट आए हैं वो बहुत सारे शास्त्रों को भी ध्यान में रख करके लिया गया है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि पति पत्नी का जो मिलन होता है वो संतानों उत्पत्ति के लिए होता है, सृष्टि को बनाए रखने के लिए होता है। तो वही बात ये कहता है कि ये लीगल कनेक्शन है कि पति पत्नी के संबंध से बच्चे का जन्म हो। ये सिंपल मीनिंग इसके कहते हैं। अब इसके कुछ ड्यूटीज भी होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशन जिसको दायित्व कहते हैं, जो मैंने पहले बताया कि ये है दाम्पत्य जीवन में क्या इसके मैरिटल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला समझते हैं मैरिटल ऑब्लिगेशन। तो मैरिटल ऑब्लिगेशंस में दो बातें आती है। पहली बात यह है कि ड्यूटी टू कोहैबिट to each other और sexual intercourse to each other। तो पहला ड्यूटी क्या हो गया? सेक्सुअल इंटरकोर्स टू ईच अदर, और सेकेंड हो जाएगा ड्यूटी टू कंपनी ईच अदर। अर्थात एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और एक दूसरे का सहयोगी बने। इसीलिए तो शादियां की जाती है कि सृष्टि भी चले और एक दूसरे का सहयोगी बन करके आगे बढ़े। तो ये दो मीनिंग होते हैं मैरिटल ऑब्लिगेशंस के। अब ये कंपनी का मतलब इसके घर परिवार वाले में भी देख रेख करना होता है, सब लोगों को
साथ लेके चलना होता है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि ऑब्लिगेशंस क्या है, मैरिटल ड्यूटीज क्या है। अब इसके इसेंशियल को समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप समझ जाएंगे तो आगे जो बातें बताऊंगा वो और अधिक समझ में आएगी। तो पहला है इसेंशियल, रिस्पोंडेंट विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पेटिशनर। अब पेटिशनर कौन है? मानो कोई एग्रीड पार्टी है, जो स्पाउस, दोनों में से कोई, पति या पत्नी, जो एग्रीड पार्टी है वो न्यायालय से डिमांड कर सकती है रिस्टोरेशन के लिए। तो जब दाम्पत्य अधिकार को रिस्टोर करने के लिए वो डिमांड कर सकती है या कर सकता है, तो वैसी स्थिति में क्या कहेगा वो कि विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पेटिशनर, मतलब उसके जीवन से वो बाहर है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। सेकेंड है विड्रॉवल इज विदाउट एनी रीजनेबल काउज, मतलब देयर इज नो एनी रीजनेबल काउज टू विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स। तो ऐसी स्थिति में भी आप इस पिटीशन को ला सकते हैं। थर्ड क्या कहता है एसेंशियल, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट मेड इन द पेटिशन आर ट्रू, मतलब जो पेटिशनर है, जो पेटिशन दे रहा है और जिन बातों को अपने स्टेटमेंट को पेटिशन में लिखा है उसको कोर्ट सत्य मानेगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गलत है, क्योंकि उसे घर बसाना है, उसे लाना है, तो ऐसी स्थिति में इसको सत्य माना जाता है। अब एक और है कि देयर इज नो लीगल ग्रांट फॉर द अफेक्टिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन, और कोर्ट के पास भी ऐसी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि इसको इनके स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सके, अर्थात उनको ये चीज लेना ही है। इसीलिए बर्डन ऑफ जो प्रूफ आता है वो सेकंड पार्टी पे आ जाता है, मतलब रिस्पोंडेंट पे आ जाता है। उन्हें बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि उन्हें प्रूफ करना होता है कि आप क्यों नहीं रह रहे हैं, और उसका एक रीजनेबल काउज बताना होता है। जबकि यहां पर लिखा हुआ क्या है कि विदाउट रीजनेबल गई हुई है या गया हुआ है, हटा हुआ है। तो वैसी स्थिति में जो जवाब देगा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसमें रीजनेबल काउज होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने चार बातें जानी। क्या है? रिस्पोंडेंट विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पेटिशनर, विड्रॉल इज विदाउट एनी रीजनेबल काउज, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट मेड इन पेटिशन आर ट्रू, एंड फोर्थ वन इज देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर अफेक्टिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। अभी हमने आपको कहा कि मैं बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, तो इसको आप समझ लेते हैं। तो ये रहा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। मैंने आपको कहा ना कि विड्रॉवल ऑफ सोसाइटी ऑफ अदर का मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर वही समझाता तो आप नहीं समझ पाते और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है व्हेन ईदर पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज और हर मैरिटल ऑब्लिगेशन। जिन दो ऑब्लिगेशंस की बात हमने करी है उन ऑब्लिगेशंस को नहीं परफॉर्म करना ही कहलाता है विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। हिज और हर मतलब लड़का या लड़की किसी के द्वारा यह चीज किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में इसकी सबसे खास बात है एलिमेंट की। तो इस एलिमेंट्स इसके हो गए डेजर्सन, और डेजर्सन का मतलब होता है हिंदी में छोड़ना। इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात है जो फिजिकली, और दूसरी बात है कंस्ट्रक्टिव। इसको बढ़िया से आप लोग समझना कि ये क्या है। जब ईदर पार्टी आर नॉट परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशन, दैट टाइम ऑकर्स डेजर्सन। डेजर्सन मींस छोड़ना। तो क्या छोड़ेंगे? या तो फिजिकली रूप से छोड़ देंगे या फिर वन रूफ के अंदर ही रहेंगे। तो जो फिजिकली रूप से छोड़ते हैं, जैसे कि आपकी पत्नी आपके घर को छोड़ करके चली गई मायके, वहीं पे रहने लगी, तो ये क्या हो गया? डेजर्ट हो गया। फिजिकली रूप से भी आपसे दूर है और आपके घर में भी नहीं है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही रूप के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन वो जो कोहैबिटेशन है और जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं होती है एक दूसरे की। तो इन्हीं दोनों के बारे में मैं कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी किसको कहते हैं। तो इतना जो पूरा मीनिंग हमने लिखा वो पूरा का पूरा इसका मीनिंग हुआ। तो जब आप लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ के अंदर में एक बात लिख दी गई, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए बिटवीन द लाइन पढ़ना होता है और बहुत दूर तक जाती है। बातें जितनी सीधी लिखी रहती है उतनी रहती नहीं है।
अब देखो कि उतनी बात को समझने के लिए हमें इतने बातों को समझना होगा। तो इसी लेकर के कभी कभी जब लॉयर्स आपको कहते हैं कि आप नहीं समझोगे तो आप जिद करने लगते हो, और जब कभी वो अपनी फी की भी डिमांड करते हैं तो आप जिद करते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए, टू द पॉइंट पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। लॉयर्स बेचारे रात रात भर पढ़ते हैं और आपके केस के लिए उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती है। वो कभी नहीं चाहते कि आप हार जाएं, ठीक है। तो आप उनको भी मोटिवेट करो, और वो तो आपके लिए है ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और फिजिकली हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि सेक्शन 9 की बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी, तो इसको सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। सेक्शन 9 एक ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा आप अपने मैरिज को रिस्टोर करने के लिए न्यायालय में पिटीशन देते हो, और आपके पास में पूरा अधिकार होता है कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है, ऐसा न्यायालय मानती है। और अगर न्यायालय के द्वारा डिक्री आपके फेवर में पास कर दिया गया हो, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कोर्ट आपको देखती है, तो उसके बाद अगर डिक्री पास कर दी जाती है तो उसे रिस्पोंडेंट को मानना होता है। और अगर 1 साल तक वो नहीं मानते हैं तो वैसी स्थिति में इट्स बिकम अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शंस 13(1)(a) सब क्लॉज 2 के तहत। तो इसमें कुछ बातें ये हैं कि सबसे बड़ी बात है इसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल काउज। जो रिस्पोंडेंट है उसको प्रूफ करना होता है। तो वो जो घर छोड़ करके चली गई है या कोई पुरुष चला गया है तो उसका रीजनेबल काउज क्या था, क्यों छोड़ के चला गया। अच्छा, जब डिक्री दे आ गया है तो अगर 1 साल तक नहीं भी रह रहा है तो भी ये डाइवोर्स का कारण बन सकता है, ग्राउंड बन सकता है। सेकंड है लाइज ऑन द रिस्पोंडेंट, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, यहां पर मैं एक शब्द छोड़ दिया हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन रिस्पोंडेंट, ये बात रिस्पोंडेंट को प्रूव करनी होती है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ द डिक्री ऑफ अंडर सेक्शन 9। तो वही बात जो मैं आपको बता दिया कि ये सीपीसी के द्वारा हैंडल होता है। तो सीपीसी का जो ऑर्डर संख्या 21 और रूल 32 है वो कहता है कि डिक्री विल बी इन्फोर्स्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और यहीं पे इफ नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन इवन आफ्टर 1 ईयर इट्स ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2। तो इस तरह से सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे न्यायालय में जब भी कोई पति जाता है और कहता है मेरी पत्नी हमारे घर में नहीं रह रही है, छोड़ करके चली गई है, तो आपके वकील साहब सबसे पहले सेक्शन 9 को ही फाइल करते हैं कि उसे लाया जाए। उसके बाद में जब वो नहीं आती है तब डाइवोर्स का ग्राउंड बनाते हैं। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर तो करें ही करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।